इतने भव्य मंदिर शतकों साल पुराने हैं। इनकी स्थापत्य कला और नक्शी काम अवर्णनीय है। ऐसे मंदिरों का कंस्ट्रक्शन करना कोई आसान बात तो नहीं है, और वो भी बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के। लास्ट वीडियो में हमने इन मंदिरों को बनाने वाले स्थापति, अन्य कलाकार और उनकी शिक्षा के बारे में समझा, और अब आज इस वीडियो में हम मंदिर के स्थान निश्चित करने से लेके मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तक की पूरी पद्धति को समझने वाले हैं। संपूर्ण भारत राष्ट्र में मंदिर विभिन्न शैली में बने थे, लेकिन उनकी बनाने की प्रक्रिया एक जैसी ही होती थी। पुरातन काल में मंदिरों का काम दशकों तक चलता था और कंस्ट्रक्शन का 3 भागों में विभाजन होता था। पहले भाग में मंदिर के निर्माण का पूरा आयोजन किया जाता था। इसमें सही जगह का चुनाव किया जाता था। फिर मंदिर का ओरिएंटेशन, सामग्री का चुनाव, मंदिर के विभिन्न भाग और मंदिर के कामों का नियोजन किया जाता था। स्थापति यानी चीफ आर्किटेक्ट और स्थापका यानी आर्किटेक्ट मिलके मंदिर की रचना की संकल्पना का रेखाटन करते थे, और उसके आधार पे ही सभी कलाकारों में कामों का नियोजन किया जाता था। दूसरे भाग में मंदिर के नक्शीकाम की शुरुआत होती थी। तक्षक जो नक्शीकाम का काम देखा करता था, वो सभी शिल्पकारों को नक्शीकाम के काम दिया करता था। तीसरा भाग महत्वपूर्ण होता था, जिसमें मंदिर के बने सभी भाग एकत्रित करके मंदिर का निर्माण होता था। पहला भाग, जिसमें मंदिर की जगह निश्चित होती थी, उसके लिए कई नियम हुआ करते थे। पुरातन ग्रंथों के अनुसार जहाँ पानी, झरना, नदी, पर्वत और पेड़ होते हैं, वहाँ भगवान का वास होता है। इसीलिए हमें सभी पुरातन मंदिर के पास में नदी या जलाशय हमेशा दिखाई देता है, और उसी के साथ पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को देख के ही जगह चुनी जाती थी, और वहाँ कौन सी मिट्टी है, उसका गंध और रंग कैसा है, वहाँ का पर्यावरण देख के ही वो मंदिर किस भगवान के लिए उचित होगा, ये निश्चित होता था। आजकल जैसे सॉइल टेस्ट होती है, वैसे ही मिट्टी का परीक्षण तब भी हुआ करता था। जमीन से मिट्टी बाहर निकाल के एक गड्ढा खोदा जाता था, और वापस वही मिट्टी गड्ढे में डाल के उसके लेवल की ज़मीन के लेवल के साथ तुलना होती थी। जहाँ लेवल ज़्यादा या सेम आती थी, उस जगह कंस्ट्रक्शन होता था। एक गड्ढा पानी से भर के रात भर रखा जाता था, और पानी के बचे क्वांटिटी से मिट्टी का मूल्यांकन होता था। ये सब होने के बाद वास्तु पुरुष मंडल का साइट पे रेखाटन होता था। मंदिर का ओरिएंटेशन सूर्य पे निर्धारित होता था। शंकु यंत्र एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, जिसके आधार से पूर्व और पश्चिम दिशा का सही ओरिएंटेशन समझता है, और ये यंत्र सही समय भी बताता है। मंदिर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल को चुनने की भी एक पद्धति हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता था कि ईंटों से बना मंदिर लकड़ी से बने मंदिर से 100 बार अच्छा, और पत्थरों से बना मंदिर ईंटों से बने मंदिर से 10,000 बार ज़्यादा अच्छा। पुराने मंदिरों के भागों का नए मंदिर के कंस्ट्रक्शन में भी वापस उपयोग किया जाता था। मंदिर के पत्थर उस जगह के प्रकृति के हिसाब से हुआ करते थे। दक्षिण में ग्रेनाइट पत्थर होते थे, मध्य में सैंडस्टोन, तो समुद्र तट के पास लाइमस्टोन होते थे। कठिन पत्थरों का उपयोग फाउंडेशन, प्लिंथ, कॉलम्स और बीम्स में होता था, और नक्शीकाम में कोमल पत्थर होते थे। लेकिन प्रश्न ये है कि इतने बड़े पत्थर मंदिर के स्थल तक कैसे पहुंचाए जाते होंगे। तब लकड़े के बने रोलर्स हुआ करते थे, जो हाथी खींच के लाते थे, जिस पे पत्थर रखे हुए होते थे, या फिर नाव में डाल के पास की नदी से इन्हें साइड पे लाया जाता था। दूसरे भाग में मंदिर के कॉलम्स, बीम्स, ब्रैकेट्स सबका नक्शीकाम चालू हो जाता था। मंदिर के सभी भागों को पहले काव किया जाता था, और फिर उन्हें एकत्रित करके कंस्ट्रक्शन होता था। पुरातन मंदिरों का नक्शीकाम कितना ज़्यादा सुंदर है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये नक्शीकाम करना उतना ही कठिन काम हुआ करता था। नक्शीकाम करने में सबसे ज़्यादा समय लगता था। एक गलत घाव पूरे काम को खराब कर सकता था, इसीलिए पहले 4 स्तरों में इसे विभाजित किया जाता था। मेसन पहले बड़े पत्थरों को काटता था,
फिर शिल्पकार उसे एक बेस शेप देते थे और फिर मुख्य शिल्पकार मूर्ति बनाता था और अंत में बने सभी भागों को एकत्रित लाया जाता था और इसके लिए परफेक्टली कैलकुलेशंस करना महत्वपूर्ण होता था। किसी भी शिल्प को बनाने के पहले एक डिज़ाइन बनाई जाती है और तब आज जैसे टूल्स नहीं हुआ करते थे। उस समय में पत्थर पर ड्राइंग बनाई जाती थी। कोयला या बाम्बू से बने पेंसिल्स को किसी रंग में डुबा के इस्तेमाल किया जाता था। स्ट्रेट लाइंस रस्सी से बनाई जाती थी। फिर अंत में शिल्पों को चमक देना यानी पॉलिश किया जाता था। ये पॉलिशिंग स्टोन बार से होता था। मुख्य मंदिर बनाने के लिए पहले नींव यानी फाउंडेशन बनाया जाता था। फिर मंदिर के सभी भागों को असेंबल किया जाता था। रस्सी और चरखी से इन सभी भागों को उनके सही जगह रखा जाता था और सभी पार्ट्स परफेक्टली बैठ जाए और मंदिर की सिमेट्री बनी रहे, इसीलिए उस समय भी स्कैफोल्डिंग्स हुआ करते थे। भारी पत्थरों को उठा के लेके जाने के लिए लकड़ी और रेत से बढ़ान यानी रैंप बनाया जाता था और ऐसे रैंप्स के कुछ अवशेष हमें आज भी मिलते हैं। दो अलग भागों को जोड़ने के लिए जॉइनरी सिस्टम हुआ करती थी जिससे उनकी पकड़ एकदम मजबूत बन जाती थी। कुछ मंदिरों में जॉइंट में हमें धातुओं का भी उपयोग किया हुआ दिखाई देता है। मंदिर के वॉल्स को बनाने के लिए 300 mm से लेके 4.5 मीटर जितने लंबे पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था और कई बार ये वॉल्स बिना किसी मोर्टार के बनी होती थी। मंदिर के स्तंभ 5 भागों में होते थे जो इंटरलॉकिंग सिस्टम से जुड़े हुए होते थे। 2 भाग बेस में होते थे, एक लंबा भाग मध्य में होता था और ऊपर मुख्य भाग 2 पार्ट्स में होते थे और कॉलम से ब्रैकेट में इंटरलॉकिंग सिस्टम से बीम आते थे और इन्हीं बीम्स पे आते थे ये सुंदर मंडल जो मंडप के ऊपर होते हैं। एक के ऊपर एक डायगोनली लोड ट्रांसफ़र होता था। शिखर कॉर्बलिंग कंस्ट्रक्शन से बनता था यानी पत्थरों को एक दूसरे से ओवरलैप किया जाता था और सबसे ऊपर एक भारी पत्थर यानी कि आमलक आता था। गर्भगृह में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भव्य पूजा और विधि शास्त्रों के अनुसार होते थे। पृथ्वी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को लेके मूर्ति में स्थानांतरित करने के लिए धातु पृथ्वी में रखे जाते थे। मंत्र, यंत्र और तंत्र पद्धति से मंदिर की स्थापना की जाती थी। ऐसे बना करते थे हमारे पुरातन मंदिर और एक छोटे वीडियो में हजारों वर्षों का मंदिरों का ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों को समझना केवल असंभव है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार। प्रणाम।